हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नीलगिरी हिल्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तीस्ता रिवर को लेकर के। तो तीस्ता रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी के रूप में फ्लो होती है। ये जो तीस्ता रिवर है वो इंडिया और बांग्लादेश दो कंट्रीज के बीच में फ्लो करती है। तीस्ता रिवर के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये हिमालयाज में सिक्किम वाला जो एरिया है इंडिया का, वहां से इसका ओरिजिन होता है। फिर साउथ में अपने आप को फ्लो करती हुई वेस्ट बंगाल स्टेट में अपने आप को एंटर करती है और लास्ट में बांग्लादेश में अपने आप को एंटर करती है। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो पहले जो तीस्ता रिवर है वो पद्मा में जाकर के अपने आप को मर्ज करती थी, लेकिन 1787 के बाद में तीस्ता रिवर ने अपने कोर्स में चेंज कर लिया और अपने आप को ईस्ट फ्लो करती हुई ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, उसमें जाकर के अपने आप को मर्ज करने लग गई। ये जो तीस्ता रिवर है इसके वाटर को लेकर के इंडिया और बांग्लादेश जो कंट्री है उनके बीच में डिस्प्यूट बना रहता है इसके वाटर शेयरिंग को लेकर के कि कौन सा कंट्री इसके वाटर को कितना ज्यादा यूज करेगा। तो ये तीस्ता रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में अगर आप यूपीएससी का सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में जो रेगुलरिटी है वो एक मेजर इशू है, आप रेगुलर बेसिस पर जो आपकी स्टडी है वो नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। इसमें आपको टारगेट ओरिएंटेड सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा कि डेली बेसिस पर जो आपको टारगेट दिया जाएंगे, टाइम टू टाइम उनको इवेल्युएट किया जाएगा। हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको गाइड प्रोवाइड कर देंगे और जो आपकी मेजर इश्यूज हैं आपकी स्ट्रेटजी में, आपकी प्रिपरेशन में, उन सभी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के जो बेसिक फीचर हैं उनको जाकर के वेबसाइट पर व्यू कर सकते हो और आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है फ्रंट पेज पर और इसमें बताया हुआ है कि क्वेड ग्रुप की जो मीटिंग है वो नेक्स्ट वीक होगी। इसमें जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं क्वेड ग्रुप मेंबर के, क्वेड ग्रुप के जो कंट्रीज हैं उसके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसमें विजिट करेंगे और इंडिया इस मीटिंग को होस्ट करने वाला है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया एक तरफ जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में मिलकर के यहाँ पर डिस्कशन करेगा, दूसरी तरफ जो है वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी अभी मीटिंग होने वाली है, उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करेगा रशिया और चाइना के साथ में। मतलब दो अलग अलग लेवल पर अलग अलग पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। ये अलग अलग पॉइंट की बात क्यों की गई, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है इसमें यूएस जो है, वेस्टर्न कंट्री जो है वो अदर कंट्रीज के साथ में मिलकर के अपना एक अलग स्टैंड जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया से जब बात की गई कि आप भी रशिया यूक्रेन वॉर पर अपना जो है स्टैंड रखिए, तो इंडिया ने यहाँ पर अपनी न्यूट्रल पॉलिसी को फॉलो किया और दोनों ही ग्रुप के साथ में अपने जो बेहतरीन रिलेशन को मेंटेन करते हुए उन्होंने ये बोला कि वो किसी की तरफ भी एक तरीके से एब्सोल्यूट तरीके से किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे और वो अपनी बैलेंस पॉलिसी जो है उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर इंडिया ने बोला कि हमारी कंट्री के लिए जो बेनिफिट है, जो चीज़ें इंटरेस्टेड है, उन्हीं के ऊपर हम फोकस करेंगे। हम अपने जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जब रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट हुआ तो उसमें इंडिया को भी इंटरमीडिएट करने के लिए कहा। हालांकि इंडिया ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि जो भी इशू है उसको हम नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इंडिया ने यहाँ पर मीडिएशन का रोल प्ले करने के, डायरेक्ट मीडिएशन का रोल प्ले ना करते हुए लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो इस तरीके से अपने स्टेटमेंट देने की कोशिश की कि जो भी इशू है उसको रशिया और यूक्रेन जो है वो किसी और कंट्री का इंटरवेंशन ना करते हुए दोनों ही अपने लेवल पर जो है जो भी इशू है उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज का ये प्रेशर था कि इंडिया जो है वो उनका सपोर्ट करे और रशिया को एक तरीके से बैन करवाने की कोशिश करे।
क्योंकि रशिया का जो क्रूड ऑयल है उसको इंडिया ने अपना जो भी अपना ट्रेड है उसको रेगुलर बनाए रखा, और उन्होंने बोला कि हम जो है वो अपने एनर्जी लेवल पर अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम क्वेड ग्रुप और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, तो क्वेड ग्रुप से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स, और यहाँ पर जिन कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया था क्वेड ग्रुप को, उनका क्या पर्सनल इंटरेस्ट था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, जो क्वेड ग्रुप है इसमें 4 कंट्रीज आते हैं, जिसमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2007 में ये जो क्वेड ग्रुप है इस टर्म को कॉइन किया था जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने। उन्होंने ये बोला था कि एक इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन जो है होना चाहिए, और उसको बनाने का मेन रीजन उन्होंने ये रखा था कि इंडो पैसिफिक वाला जो एरिया है वो फ्री हो सके, फेयर इसको रखा जा सके और प्रोस्पेरस रीजन के रूप में इसको डेवलप किया जा सके। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक इस ग्रुप के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो सका, और फिर 2017 में इस ग्रुप का जो है वो एक तरीके से फाउंडेशन रखने की कोशिश की गई। उस टाइम मेन रीजन ये था कि चाइना जो है वो उस टाइम तक अपना जो है वो इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश करने लग गया था। चाइना ने यहाँ पर अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो है वो अदर कंट्रीज तक अपनी कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ाने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ इंडिया जो रीजनल एरिया में लोकेटेड है चाइना के, अदर कंट्रीज जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इनको भी ये लगने लग गया था कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपना डोमिनेंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, और उसको अगर हमें काउंटर करना है तो हमें इस तरीके का हमें बैलेंस बनाना होगा ताकि जो भी उसकी जो स्ट्रेटजी है उनके काउंटर करने की हम कोशिश कर सकें। और इसी तरीके से चाइना को काउंटर करना एक मेन रीजन, और इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन और प्रोस्पेरस रीजन के रूप में डेवलप करना इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तो इसको कुछ ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हुए उनको फुलफिल करने के लिए जो क्वेड ग्रुप है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब इसमें हर कंट्री का अपना अपना इम्पोर्टेंस था। स्पेसिफिक इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया के रीजनल एरिया में चाइना लोकेटेड है, और चाइना जो है वो एक तरीके से इंडिया को काउंटर करने के लिए यहाँ पर जो भी रीजनल कंट्रीज हैं उन सभी के साथ में अपने रिलेशन बेहतरीन करने, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करने के नाम पर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से वहाँ पर अपनी जो प्रेजेंस है उसको सिक्योर करने की या इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से ये लगा कि अगर इसी तरीके से चाइना जो है वो अपना डोमिनेंस इंक्रीज करता रहा तो वर्ल्ड लेवल पर जो है उसका डोमिनेंस जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, और इसी को काउंटर करने के लिए ये सारी कोशिश की गई और क्वेड ग्रुप को एस्टेब्लिश किया गया। अब देखो, क्वेड ग्रुप जब एस्टेब्लिश होगा तो इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। अब सभी को पता है कि हमारी जो बॉर्डर एरिया है वो चाइना के साथ में हम क्या करते हैं, जो चाइना के साथ में शेयर करते हैं नॉर्दर्न पार्ट में। तो यहाँ पर अगर चाइना अपना डोमिनेंस क्रिएट करता तो जो भी इशू हैं उनको सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा इशू होते। लेकिन जब चाइना को लग रहा है कि चाइना को भी काउंटर करने के लिए यहाँ पर इंडिया एक ऐसे ग्रुप से साझे में जुड़ा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प और सपोर्ट करेंगे इस एरिया को फ्री एंड फेयर रखने के लिए, तो चाइना जो है वो बहुत सारे बॉर्डर इश्यूज को अपने लेवल पर ही सॉल्व करने की कोशिश करेगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो यहाँ से पार्ट होता है। तो इस एरिया का फ्री होना, ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी कंट्री जो है वो यहाँ पर अपना डोमिनेंस क्रिएट ना कर सके। क्योंकि अगर डोमिनेंस सी रूट पर अगर अपना डोमिनेंस किसी कंट्री ने क्रिएट किया तो उसकी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होने लगती हैं। तो इन्हीं सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो क्वेड ग्रुप है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, अगर फ्रंट पेज पर ही नेक्स्ट आर्टिकल है, और ये जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है तीस्ता सेतलवाड़ को लेकर के। अब सभी को पता है कि जून में यहाँ पर गुजरात एटीएस जो है उन्होंने इनको अरेस्ट किया, और ये बताया गया कि 2002 में जो इशू हुए थे, जो वहाँ पर कुछ गोधरा कांड जो हुआ था, उसमें ये जो जर्नलिस्ट हैं तीस्ता सेतलवाड़ एक जर्नलिस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स जो हैं उनके लिए भी वो काम करती हैं। 2002 के बाद में जस्टिस फॉर पीस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था, उसके भी एक फाउंडिंग मेंबर के रूप में ये काम करती हैं।
तो यहाँ पर उनके ऊपर एलिगेशन लगे कि उन्होंने कुछ चीज़ जो है वो मिस इंटरप्रिटेट करने की कोशिश की थी, जिसी के बेसिस पर उनको अरेस्ट किया गया था। तो उनको जो बेल है वो इश्यू नहीं हो पा रही थी काफ़ी लंबे टाइम से। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसको लेकर के डिस्कशन जब किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनके ऊपर ना तो यूएपीए ना फिर पोटा इनके जो अकॉर्डिंग उनके ऊपर केस रजिस्टर हैं। तो नॉर्मल केस के अकॉर्डिंग अगर आप सीआरपीसी के अंडर जो है केस रजिस्टर हैं तो फिर उनको बेल इशू क्यों नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चनिंग की थी गुजरात कोर्ट से और वहाँ पर बोला था कि आप जो है इसके ऊपर जल्दी डिसीजन लीजिए और अभी जो है वो अंतरिम बेल जो है उनको अलाउ कर दी गई है। लेकिन जो परमानेंट बेल है उसके बारे में अभी जो है वो गुजरात से डिस्कशन किया जा रहा है और उसके बाद में ही इसका जो रिजल्ट है वो निकल करके आएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विक्रांत को लेकर के और इसमें जो हमारी इंडियन नेवी है उसको सौंप दिया गया है विक्रांत। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसका डिकमीशन जो है वो यहाँ पर किया गया, इसके कमीशन जो है वो किया गया कंट्री के लिए, नेवी हमारी जो इंडियन नेवी है उसके लिए। ये इसकी जो जर्नी रही है आईएनएस विक्रांत की उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से यहाँ पर टाइम टू टाइम काम हुआ। यहाँ पर इसको लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। इसकी लेंथ जो है वो 262.5 मीटर है, मतलब फुटबॉल ग्राउंड जो होते हैं ना, फुटबॉल फील्ड जो होते हैं उनके 2 फुटबॉल फील्ड जितनी इसकी जो साइज है। हाइट है 61.6 मीटर, यहाँ पर बता रखा है विड्थ है 61.6 मीटर, मतलब हाइट और विड्थ जो है वो बराबर है। और फ्लाइट डेक जो है वो 12,500 स्क्वायर मीटर का है और डिस्प्लेसमेंट 42,800 टन का है। इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बता रखा है कि ये सारी चीज़ें अवेल करने से इंडिया की जो इंडिजिनस या फिर आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट जो इनिशिएटिव था उसमें हमने एक मेजर काम किया है। इसको लेकर के जो हमारा एडिटोरियल पेज है वहाँ पर भी इसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हुए हैं, वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सभी ने एक तरीके से इस इनिशिएटिव का वेलकम किया है कि हमारे इंडिया का जो मेन टारगेट है कि हम हर चीज़ के ऊपर सेल्फ रिलायंट हो सके, उसमें एक मेजर इनिशिएटिव है। और इंडिया जो है आईएनएस विक्रांत को लॉन्च करके कुछ कंट्रीज जो अपने यहाँ पर सेल्फ रिलायंस हैं उन कंट्रीज का जो एक ग्रुप है उसमें जुड़ गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। विक्रांत जो आर्टिकल है, देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया ने जैसे ही आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया उसके बाद में इंडिया जो है कुछ कंट्रीज़ का जो एक स्मॉल ग्रुप, जिसमें यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना है, जिनके पास में कैपेबिलिटी है कि वो अपने लेवल पर अपनी जो डिज़ाइन है उसको बना सके और अपने लेवल पर जो अपने कैरियर्स हैं उनको बिल्ड कर सके। ओके, तो इंडिया ने 40,000 टन का जो एक डिस्प्लेसमेंट जो एक स्ट्रेंथ रखी है, इनको बनाने में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अचीव कर लिया है। अब यहाँ पर जो राइटर है उनका ये बोलना है कि अच्छी बात है इंडिया ने ये सारा जो काम किया है, लेकिन इसमें बताया गया है कि काफ़ी लंबा प्रोसीजर इसमें लगा। इसमें बताया गया है कि आईएनएस विक्रांत जो है उसका 75% जो है वो इंडिजिनस है, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी हमने फॉरेन कंट्रीज से ली है। तो यहाँ पर राइटर ने ये बताया है कि देखो जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी हमें सेल्फ रिलायंट होना होगा, अपने लेवल पर हमें जो है वो भी सारी चीज़ें जो है वो डेवलप करनी होगी। उससे ना सिर्फ इंडिया का जो भी ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंट होने का वो कंप्लीट हम अपने लेवल पर कर पाएंगे, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर इंडिया जो है वो अपने आप को एक वेल एस्टेब्लिश तरीके से भी रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है आईएनएस विक्रांत को लेकर के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर ये बताया गया कि आईएनएस विक्रांत जो है वो ना सिर्फ इंडिया के सेल्फ रिलायंट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा, इसके अलावा इंडिया के और भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया ना, जो क्वेड ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी है कि जो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है वो फ्री एंड फेयर रह सके। तो ये टारगेट को भी इंडिया इसके थ्रू अचीव कर पाएगा। सागर इनिशिएटिव जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, मतलब ये जो सी वाला जो रीजन है उसकी ग्रोथ एंड सिक्योरिटी के लिए काम करने के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2015 के टाइम में। इसके अलावा हमारी जो नेवी है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये आईएनएस विक्रांत। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है
और यहाँ पर जो तीस्ता सीतलवाड़ को जो एक बेल जो मिली है उसी के बारे में इसमें बताया हुआ है कि वो पर्सन जिन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ह्यूमन राइट्स को लेकर के और भी अदर इश्यूज अदर एक्टिविटीज़ को लेकर के, उनको इस तरीके से जो एक तरीके से उनको अरेस्ट कर रखा था और उनको जो बेल जो मिलनी चाहिए थी उसमें जो इश्यू देखने को मिल रहे थे और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि जुडिशरी ने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे यहाँ पर इंडिया में ह्यूमन राइट्स की जो एक तरीके से कि कोई भी तरीके से बार बार हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो है, अभी भी हम डिस्कस करेंगे कि एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में जो ह्यूमन राइट्स है उनका वायलेशन देखने को मिल रहा है 2019 में, जब से जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस रिमूव किया गया है। तो यहाँ पर जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो भी जुडिशरी ने यहाँ पर काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि अभी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि हमारे इंडिया लेवल पर अगर हम डिस्कस करें तो कोविड के टाइम से पहले से और अब अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों में एक इशू देखने को मिला है कि जो साइबर क्राइम है वो टाइम के साथ में इंक्रीज हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में तो ये भी बोला गया था कि अर्बन और रूरल एरियाज में अगर हम कंपैरिजन करें तो रूरल एरियाज में साइबर क्राइम जो है ज़्यादा इंक्रीज हुई है। इसका बेसिक रीजन तो आपको पता ही होगा कि जब कोविड आया तो उसके बाद में जो हमारे जो सोशल जो गैजेट्स हैं, जो हमारे गैजेट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, लोगों का जो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ये साइबर क्राइम इश्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि देखो हमारे इंडिया में अगर हम अलग अलग लेवल पर काउंटर करने की कोशिश करें, जैसे कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन जो अदर चीज़ें हैं वो आती हैं सेंट्रल लेवल पर, जैसे कि हम आईटी एक्ट, बहुत सारे जो लॉज हैं वो सेंट्रल लेवल पर इनको बनाया गया है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, लेकिन अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म लेवल पर सेंटर और स्टेट जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से काम करे किसी भी इशू सॉल्व करने के लिए। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे इंडिया में अभी भी कुछ में से इशू हैं जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन देखने को नहीं मिलता है। तो राइटर ने यहाँ पर जो साइबर क्राइम जो इंक्रीज हुए हैं उनको सोल्व करने के लिए उन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो हमें अपने इंडिया लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना होगा, स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी। एक ऐसा लॉ लेकर के आना होगा जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पर एप्लीकेबल हो और सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन देखना पड़े। राइटर ने ये बताया है कि लॉ तो हम लेकर के आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो साइबर स्टाफ की लेकर के है। हमारे इंडिया में बहुत सारी जो है वो साइबर स्टाफ की कमी है ताकि वो इस तरीके के जो केसेस को सॉल्व कर सके। दूसरा, यहाँ पर राइटर ने ये भी बोला है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो होना चाहिए ताकि हम रीजनल लेवल पर अपने जो डाटाज हैं उनको स्टोर कर सकें और अदर कंट्रीज जो है वो हमारे डाटाज के थ्रू जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो गेन करने की कोशिश करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव को हम नलीफाई किया जा सके। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर हमने फोकस किया, लो हम लेकर के आए, इंटीग्रेटेड फॉर्म में सेंटर और स्टेट लेवल ने मिलकर के काम किया, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट स्टाफ हैं उनका इंक्लूजन होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो लाया जाना चाहिए। आप सभी को पता है डाटा प्रोटेक्शन बिल हमारी इंडियन गवर्नमेंट लेकर के आई थी, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट कर दिए गए और टाइम के साथ में देखा गया कि जो भी इशू है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और ज़्यादा अदर चीज़ें जो हैं उनका इंक्लूजन देखने को मिल रहा है। तो क्यों ना दोबारा से ही डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया जाए ताकि प्रेजेंट टाइम की जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनके अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर हमने काम किया तो जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम डेवलप कर पाएंगे और जो भी इश्यूज हैं उनको हम सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर और यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कुछ डाटा रखे हैं। उन्होंने ये बताया है कि 2019 के बाद में जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ के जो
जर्नलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको रेगुलर टारगेट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। और ह्यूमन राइट्स को लेकर के भी कुछ इश्यू जो है वहाँ पर देखा जा रहा है। लगभग 2019 के बाद से अगर हम देखें तो 60 इंस्टेंसेस जो हैं वो ऐसे देखने को मिल रहे हैं जब जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स जो डिफेंडर्स हैं उनके ऊपर अटैक देखने को मिला। ओके, अब ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है, रिपोर्ट का जो टाइटल है वी आर बीइंग पनिश्ड बाय द लॉ 3 years since of abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir, amnesty documented interrogation, travel bans and detentions of journalists and human rights defenders for 3 years now, since society and media in Jammu and Kashmir have been subjected to a vicious crackdown by the Indian government, which is determined to stifle dissent using draconian laws, policies, unlawful practices in their arsenal, said Akar Patel, the chair of the board of Amnesty International India. तो एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे एक तरीके से फ्री हर चीज को लेकर के अपने व्यू रखने के लिए, उनको यहाँ पर डिटेन करने की कोशिश की जा रही है और जो राइट्स हैं उनको भी वायलेट करने की कोशिश की गई है। तो हमारे लिए यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे रिलेटेड अगर हम बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को एक एनजीओ के रूप में 1961 में लंदन में इसको बेस्ड किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना, इसका मेन टारगेट ये है कि पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको एंजॉय किया जा सके और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स इसको लेकर के जो काम किया गया था इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, इसमें ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो बेसिक डेफिनेशन दी गई या बेसिक पॉइंट्स रखे गए, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो ह्यूमन राइट्स को क्या किया जाए, एंजॉय किया जा सके। अब ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसको 1977 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। इसके अलावा ये जो हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हमने डिस्कस किया तो इसको 1948 में अडॉप्ट किया गया था और सबसे पहली बार फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को एंश्योर करने की कोशिश की गई थी। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहां देखिए पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें इंडिया और यूएई के रिलेशन के बारे में बताया हुआ है कि इंडिया और यूएई जो है वो अपने बायलैटरल रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो जल्दी डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उनके कमिटमेंट्स हैं कि जल्दी और नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो हमारे बायलैटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। इन सारे टारगेट्स को डिस्कशन करने के लिए जो है इंडिया और यूएई के बीच में जो है वो जो भी इशू है उनको या जो भी हमारे रिलेशन है उन सभी को यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश की जाएगी। तो इंडिया और यूएई के रिलेशन के बारे में अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस करें तो सबसे पहले 1972 में दोनों कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश किए गए थे। दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है या जो ट्रेड रिलेशन है उसमें एक नया एरा स्टार्ट हुआ 2015 के बाद में। यूएई जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और यूएई की जो लोकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी की वजह से इंडिया जो है वो फोकस कर रहा है ताकि वेस्ट एशिया में भी इंडिया अपना एक तरीके से अपने जो रिलेशन है उनको काफ़ी अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया हुआ है कि पैडी कल्टीवेशन को अगर हम देखें तो 2021 से अगर हम डाटा को कंपैरिजन करें तो 5.62% का डिक्रीज देखने को मिला है एरिया में जहाँ पर पैडी कल्टीवेशन हो रहा था। ओके, तो यहाँ पर कुछ रीजन बताए गए हैं, सबने अपने अपने तरीके से बातें रखी हैं, लेकिन फार्मर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी बात रखी है कि किसी भी क्रॉप को उगाने में जो इनपुट कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है पैडी में। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स के जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब इनपुट कॉस्ट में जो फर्टिलाइजर्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वाटर की स्केर्सिटी भी एक मेजर रीजन रहा है जिसकी वजह से पैडी कल्टिवेशन को क्या किया जा रहा है, कब किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर जो पल्सेज और इनकी कल्टिवेशन है इनमें भी
इनकी कल्टीवेशन एरिया जो है उनमें भी डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर ये बात रखी जा रही है कि जो भी इनपुट कॉस्ट है उनको कम करने की गवर्नमेंट कोशिश करे और जो भी प्रोडक्ट्स आता है क्रॉप के थ्रू उसको लेकर के और ज़्यादा मनी देने की कोशिश करे गवर्नमेंट, ताकि जो बैलेंस है वो एस्टेब्लिश हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी और पिटीशन में एक बात बोली गई कि संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज जो है वो बनाया जा सके, क्योंकि संस्कृत से जो अदर लैंग्वेज हैं उनके बहुत सारे वर्ड्स का ओरिजिन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया है कि हाँ, हम मानते हैं कि ओरिजिन है संस्कृत बहुत सारी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स का, लेकिन इसके बेसिस पर हम इसको नेशनल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो नेशनल लैंग्वेज वर्ड जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज को लेकर के क्या बोला गया है, तो बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज को लेकर के कुछ भी नहीं बोला गया है। नेशनल लैंग्वेज जो है उसको लेकर के किसी को भी ये जो डेजिग्नेशन है कि ये जो लैंग्वेज है वो नेशनल लैंग्वेज है, इस तरीके का कोई डेजिग्नेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 343 ये बोलता है कि हिंदी जो है जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी उसको यूनियन लेवल की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया जाए। इसके साथ में ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें ये बात रखी गई थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने से मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में 15 ईयर्स तक क्या करेंगे, हम इंग्लिश को भी कैरी करेंगे। लेकिन कुछ टाइम जब इंग्लिश 15 ईयर्स तक ख़त्म होने वाला था तो इसको लेकर के प्रोटेस्ट देखा गया, तो फिर 1963 में एक एक्ट आया और फिर इनडेफिनेट टाइम तक इंग्लिश को भी रेगुलर कर दिया गया। जिस तरीके से एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन दिया जाता है हमारी असेंबली इलेक्शंस में और पार्लियामेंट इलेक्शन में, इसमें क्या होता है 10 साल का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया था कि कुछ टाइम तक ये जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन इसमें 10 साल का एक्सटेंशन जो है वो देखने को मिलता है और हर 10 साल में इसको रिन्यू किया जाता है। लेकिन इंग्लिश को 1963 में जो है वो 10 साल के लिए रिन्यू नहीं किया गया था, इनडेफिनेट टाइम के लिए इसको रिन्यू कर दिया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 351 जो है उसमें ये बात रखी गई है कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हिंदी को प्रमोट करे। 1960 के टाइम में हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हम लेकर के आए थे और इसमें बताया गया था कि जो हमारी एजुकेशन है उसमें 3 लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाएगी, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको भी पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जिन स्टेट्स में हिंदी को मेजॉरिटी में बोला जाता है वहाँ पर अदर रीजनल लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के और नेशनल लैंग्वेज को लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स थे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर G7 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, रशिया का जो ऑयल है उसके ऊपर प्राइस कैप इम्प्लीमेंट करने की बात की है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि G7 कंट्रीज़ कौन कौन से कंट्रीज़ होते हैं। तो G7 कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में जो एमिनेंट इकोनॉमीज़ हैं जिसमें आता है UK, US, बात करें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान, ये कंट्री जो है 7 कंट्रीज़ जो इम्पोर्टेंट एमिनेंट इकोनॉमीज़ हैं इनको G7 के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि हम रशिया का जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस कैप जो है वो डिसाइड करेंगे। प्राइस कैप क्या है? प्राइस कैप एक तरीके से एक पॉलिसी है। अब इसमें जो भी कंट्रीज इस प्राइस कैप पॉलिसी को साइन करेगा या इसको एक्सेप्ट करेगा वो ही रशिया का जो ऑयल है उसको क्या कर पाएगा, खरीद पाएगा। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि चाइना और इंडिया जो है वो इस पॉलिसी को साइन नहीं करेंगे और वो अपने लेवल पर रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये प्राइस कैप लाने का बेसिक रीजन ये है कि रशिया को जो एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और जिसका बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ वॉर करने के लिए, तो रेवेन्यू जो है उसका डिक्रीज किया जा सके। रीजन क्या देखने को मिला कि रशिया यूक्रेन वॉर जैसे ही स्टार्ट हुआ, जो क्रूड ऑयल है उनके प्राइजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। मतलब एक तो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, दूसरी तरफ रशिया के क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी होने की वजह से बहुत सारे कंट्रीज ने यहाँ पर ज़्यादा पेमेंट किया। मतलब रशिया को जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा जनरेट हुआ और उस मनी का फिर यूज़ किया गया यहाँ पर यूक्रेन वॉर में। तो यहाँ पर जो G7 कंट्रीज़ है वो प्राइस कैप इसलिए ला रहे हैं ताकि एक प्राइस जो है वो डिसाइड हो सके और जो रेवेन्यू एक्सट्रीम जनरेट हो रहा है उसको डिक्रीज किया जा सके। मतलब 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर
जो कंट्रीज हैं वो अपने कर पाएंगे, G7 कंट्रीज। एक तो जो प्राइस है उनको कंट्रोल कर पाएंगे और दूसरा रशिया को जो रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे, ताकि जो वॉर जैसी सिचुएशन है उनको रेगुलेट किया जा सके। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मॉर्निंग में एक अदर इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती हैं इन द हिंदू में, इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन एक्सप्रेस में, PIB और जो भी अदर इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, जो भी अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिक UPSC की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उन न्यूज़ को लेकर के डिस्कशन किया जाता है। अर्ली मॉर्निंग ये हमारा जो डिस्कशन है वो अपलोड होता है, आप इसको व्यू कर सकते हैं और अपना सपोर्ट जो है वो हमारे साथ बनाए रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।